अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा अब सिर्फ दो ममालिक की रिवायती जंग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे आलमी मुआशी और दिफाई निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाइयों ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ा दी है, तो दूसरी जानिब सिफारती रास्ते खुले रखने के दावों के बावजूद दोनों जानिब से आयद करदा सख्त शराइत ने किसी भी फौरी मुआहिदे की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है। ऐसे में अमेरिकी फौज ने मुसलसल 13वीं रात ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए, जिनमें कम अज कम 4 अफराद जम बहक और 7 जख्मी हो चुके हैं। आज सुबह ईरान के जिन इलाकों से धमाकों और फिजाई हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं, उनमें बंदर अब्बास, अहवाज, उमेदिया, जासक, किशम, अंदेशमक, खुरमाबाद, हंदाब, बरोजर्द, फिरोजाबाद, तफत और 9 शामिल हैं। अमेरिकी फौज की मर्कजी कमान सेंटकॉम की जानिब से फिजाई हमलों के इख्तिताम के ऐलान के कुछ देर बाद जनूबी शहर अहवाज के हुकाम ने बताया कि इन हमलों में 4 अफराद जमहक जबकि 7 दीगर जख्मी हुए हैं। इससे कबल ईरान की वजारत सेहत के शोबे मालूमात के सरबराह हुसैन किरमानपुर ने बताया था कि अमेरिकी फिजाई हमलों के दोबारा आगाज के बाद से अब तक 55 अफराद जमहक जबकि 629 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरानी हुकाम ने दावा किया है कि अमेरिका ने शुमाली ईरान में पासदाराने इनकलाब के एक बहरी अड्डे को भी निशाना बनाया है। ईरानी सरकारी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक शुमाली सूबे गिलान के नायब गवर्नर अली बाकरी ने दावा किया कि अमेरिकी मिसाइलों ने सुबह के वक्त ज़ेबाकनार में वाक़े पासदाराने इनकलाब की बहरिया के एक हेडक्वार्टर पर हमला किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले के नतीजे में फौजी तनसीब के कुछ आलात को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान या मजीद तफसीलात के बारे में फौरी तौर पर मालूमात जारी नहीं की गई। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने बताया कि उसने मुसलसल 13वीं रात ईरान पर हमले किए हैं। इन हमलों में ईरानी फौज के कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरा करने की तंसीबात, मवासलाती नेटवर्क्स, साहिली निगरानी के निज़ाम और ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज के मुताबिक इन हमलों का मकसद अबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए ईरान से लाक खतरे को कम करना है। सेंटकॉम का दावा है कि पासदाराने इनकलाब की कार्रवाइयों के बावजूद अबनाए हुर्मुज जहाज रानी के लिए खुली हुई है और अमेरिकी फौज की देखभाल में तजारती जहाज बाकायदगी से गुजर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मजीद बताया कि इस वक्त मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ इलाकों में 50,000 से जायद अमेरिकी फौजी एहलकार तैनात हैं, जो सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उधर इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फौजी तनसीबात पर नए ड्रोन हमलों का दावा किया है। एक बयान में कहा गया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज ने ऑपरेशन साइका के 24वें मरहले में आज बहरीन की शेख ईसा एयर बेस पर वाक़े अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें ईंधन के ज़खायर, गोदाम और फौजियों की रहायश गाहें शामिल हैं। ईरान की फौज ने यह दावा भी किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजॉन के एक डाटा सेंटर को निशाना बनाया है। पासदाराने इनकलाब ने एक बयान में कहा कि हमले का हदफ अमेजॉन के वो डाटा सेंटर्स थे जो उनके बकौल अमेरिकी फौज को मालूमात फराहम कर रहे थे। बयान में दावा किया गया है कि इस डाटा सेंटर को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने उर्दन के अल अजरक एयर बेस पर तैयारों के हैंगर्स, मुरम्मती मराकज और रिहायशी तनसीबात पर भी हमले किए। ईरानी फौज ने कहा है कि ईरानी मुफादात के खिलाफ किसी भी इकदाम से खित्ते की सलामती और मुआशी इस्तेहकाम मजीद मुतासिर होगा। ईरान ने किशम जजीरे पर परवाज करने वाला एक तैयारा मार गिराने का दावा भी किया है। दूसरी जानिब ईरान ने सूबा किरमान पर अमेरिका की जानिब से दागा गया टोमाहाक मिसाइल भी फिजा में तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। कुवैत की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि वो ईरान और उसके हिमायत याफ्ता नासिर की जानिब से अपने मुल्क के खिलाफ जारी मुजरिमाना जारहियत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। अहम बात यह है कि इस बढ़ती हुई कशीदगी के बावजूद बज़ाहिर मुज़ाकरात की उम्मीद भी अपनी जगह मौजूद है। ईरान के एक सीनियर सफारती ओहदेदार ने कहा है कि मौजूदा कशीदगी के बावजूद तेहरान ने सिफारतकारी का दरवाजा बंद नहीं किया और मुख्तलिफ इलाकाई सालिसों के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला अब भी जारी है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार ने इल्जाम आयद किया कि अमेरिका ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शहरी तनसीबात पर हमले जंगी जराइम के जुमरे में आ सकते हैं और ये इक़दामात अमेरिका की बेबसी को जाहिर करते हैं। सीनियर ईरानी सिफारती जरिए ने कहा कि ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारती हल के जरिए मस्बत रवैया इख्तियार किया, तहम अमेरिका की धमकी आमेद पॉलिसी, जारहाना इक़दामात और मुसलसल फौजी कार्रवाइयों ने मुज़ाकराती माहौल को शदीद नुकसान पहुँचाया है। उनका कहना था कि ईरान अब भी इख्तलाफात के हल के लिए सिफारती रास्ते को अहम समझता है, लेकिन साथ ही
अपनी कौमी सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन ऑप्शंस भी ज़ेर गौर रखे हुए हैं। ईरानी अहदेदार ने मज़ीद दावा किया कि मौजूदा बहरान की बुनियादी वजह 17 जून को होने वाली मुफाहमती याददाश्त से अमेरिका की मुबैना दस्तबरदारी है। उनके मुताबिक वाशिंगटन ने अपने वादों पर अमल नहीं किया, जिसके बायस खित्ते में कशीदगी दोबारा शदीद हो गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाता है और मुआहदे की शराइत का एहतराम करता है तो सिफारती पेशरफ्त की गुंजाइश मौजूद है। तहम मौजूदा हालात में तेहरान अपनी दिफाई और सियासी हिकमत अमली पर अमल जारी रखेगा। दूसरी जानिब इसी तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त भी सामने आई जब ईरान ने अमरीकी शराइत पर जंग बंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली ज़ैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अखबार का कहना है कि अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आई, जबकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि वो आर्जी जंग बंदी कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं बल्कि गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और मुफाहमती याददाश्त को यकीनी बनाने वाला पाकिस्तान अब भी मुसलसल मुज़ाकरात और सालिसी की कोशिशें जारी रखे हुए है। इस मुतालिक आज नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा साठ डार की शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के मौका पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी और दरीना ताल्लुकात का अदा किया और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार ने हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात, तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुसलसल सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। उन्होंने ईरानी माहीगीरों और अमले के अरकान की महफूज वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया, जिनमें वो अफराद भी शामिल थे जो अमरीकी हुकाम की जानिब से रोके गए जहाज़ों पर सवार थे। इससे कबल इसाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से पैदा होने वाले मौका से फ़ायदा उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अप्रैल में ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी। तनाज़ात का मुस्तकिल हल सिर्फ मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी एहतराम से ही मुमकिन है। तहम इसी इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका के साथ ताउन करने वाले मुमालिक को खबरदार किया है कि उन्हें भी इसके नताइज और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान अपने दिफा के हक़ के तहत ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ महफूज रखता है और मुल्की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए इस तनाव का सबसे ज़्यादा नुकसान पूरी दुनिया की तवानाई और मईशत को होने का अंदेशा है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह एशियाई मंडियों में ब्रेंट नॉर्थ खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज करने के बाद $101 फी बैरल तक पहुंच गई है। इसी दौरान अबू ज़हबी के मरवान खाम तेल की कीमत भी $107.20 फी बैरल हो गई है। इसके अलावा अपने हुर्मुज़ पर बहरी आमदोरफ्त तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। जहाज़ों की निगरानी करने वाले इदारों के आदाद शुमार के मुताबिक जुमेरात को सिर्फ एक तेल बरदार जहाज अपना हुर्मुज़ अबूर कर सका, जो 2 माह से ज्यादा अरसे में सबसे कम तादाद है। मेरीन इंटेलिजेंस कंपनी केपलर के डाटा के मुताबिक 23 जुलाई को सिर्फ एक ऑयल टैंकर अपना हुर्मुज़ से गुजरा था, जबकि बुध 22 जुलाई को वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद भी सिर्फ 3 बताई गई। तहम गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आज एक हौसला बख्श खबर सामने आई जब सऊदी अरब से तेल ले जाने वाले चीन के 2 ऑयल सुपर टैंकर्स बाहिफाजत अपनाए बाबुल मंदब पार कर गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। तहम यमन के हौसियों की बहरी नाकाबंदी के बावजूद सऊदी अरब से खाम तेल ले जाने वाले 2 चीनी सुपर टैंकर बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक दोनों जहाज़ों ने अपने ट्रांसमीटर के जरिए निशानदेही कर रखी थी कि उन पर चीनी अमला सवार है। ये दोनों ऑयल टैंकर इस हफ्ते सऊदी अरब में यम्बो की बंदरगाह से तेल लेकर निकले थे। वाज़ेह रहे कि हौसियों ने चंद रोज कबल सऊदी जहाज रानी के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने ये दावा किया था कि एक फौजी कार्रवाई में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी
सरकारी खबर एजेंसी ने तस्दीक की है कि बहीरा अहमर में सफर करने के दौरान हमले के बाद उनके दो में से एक टैंकर में आग भड़क उठी। सऊदी हुकाम ने इस हमले को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा था कि हौसियों ने एनसेलिया और लैला नामी दो ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया है। इसके अलावा इन बहरी रास्तों में मौजूद अमले और सेलर्स की जिंदगियों को भी संगीन खतरात लाक हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह बराए इंसानी हकूक वोल्कर तुर्क ने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग में शामिल ममालक से जोर दिया है कि वो अपना हुर्मुज़ में फंसे हुए तकरीबन 6000 सेलर्स को महफूज तरीके से निकालने और उनकी वतन वापसी में मदद करें। उधर अमरीका और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ जुबानी महाज को भी तेज कर दिया है और अमरीकी सदर ने एक नए तरीके से ईरान से निमटने का मंसूबा बनाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि खलीजी खत्ते में बहरी जहाजों, कार्गो और मुतल्लिका सामान को पहुंचने वाले नुकसानात की तलाफी के लिए अमरीका अपनी तहवील में मौजूद मंजमद ईरानी असासों से अदायगी करेगा। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में कहा कि आइंदा किसी भी बहरी जहाज, कार्गो या उससे मुतालिक इमलाक को नुकसान पहुंचने की सूरत में उसका माली अजाला ईरानी फंड से किया जाएगा जो अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिकी सदर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खलीज अपनाए हुर्मुज़ और बहीरा अहमर में जारी कशीदगी के बायस आलमी जहाज रानी और तवानाई की तरसील शदीद दबाव का शिकार है। अगरचे ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि किन ईरानी असासों या कितनी रकम को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताहम अमरीका मुख्तलिफ पाबंदियों के तहत अरबों डॉलर मालियत के ईरानी असासे मुंजमद किए हुए है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी सदर के इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर अपने बयान में कहा है कि किसी मुल्क के असासों को मुस्तक़बिल के गैर मुतल्लिक़ा दावों की बुनियाद पर जब्त करना एक ऐसा इक़दाम है जो आलमी मालियाती निज़ाम और बैनुल अक़वामी क़वानीन के लिए संगीन नताइज पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के असासे मुस्तक़बिल के गैर मुतल्लिक़ा नुक़सानात की अदायगी के लिए जब्त करना एक ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ नज़ीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि जो ममालिक या इदारे इस तरह के जब्तशुदा असासों से फ़ायदा उठाने या इस इक़दाम की हिमायत करने की कोशिश करेंगे, उन्हें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर हुकूमतें इस तर्ज अमल को मामूल बना लें तो फिर दुनिया में किसी भी मुल्क के असासे महफूज नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंग आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकती है और आलमी मईशत पर इससे किस तरह के असरात मुरतब होंगे, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर फैज़ुर रहमान साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब और जौहर सलीम साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ये बताएगा फैज़ुर रहमान साहब के हमले जो है ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी शिद्दत तेज़ होती जा रही है और कल तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना था कि वो जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे ईरान के लिए। क्या समझते हैं आप कि अमेरिका क्या पहले की तरह एक फुल स्केल वॉर की तरफ अब जा रहा है और इसे फुल स्केल वॉर ही समझा जाए, या अभी भी एक फुल स्केल वॉर से हम पीछे हैं और वो वॉर जो है वो शुरू हो सकती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौर अब्बास साहब और हमारे साथी पैनलिस्ट जौहर सलीम साहब को भी मेरा सलाम। देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान ने तो ये कह दिया है, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि इसको एक फुल स्केल हम्म। जंग के तौर पर ही ट्रीट जी हाँ। कर रहे हैं और मेरा ख्याल ऐसा ही है कि अब मुसलसल 13 रोज से हमले जारी हैं और जो कल के जो हमले हुए हैं वो तो इंतहाई खतरनाक और उसमें बहुत ही वो हथियार और वो तैयारे इस्तेमाल किए गए जो इससे पहले नहीं किए गए इस जंग में। तो लगता यही है, और जैसा कि मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम पे और कई जगह कह चुका हूँ कि मामलात जो हैं वो खराबी की तरफ ही बढ़ते नजर आ रहे थे और अभी लगता यही है कि अभी मजीद इसमें तेजी आएगी इन पूरे वाकयात में। और फिर आपने देखा कि खुद ईरान की तरफ से भी हैरत अंगेज तौर पर अभी भी इंतहाई अहम मुकामात पर हमले जारी हैं। अर्बिल में हमला हुआ है जो यूएस बेस है और वो उस वक्त हुआ कि जब इराक के वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे थे, वहाँ बाकायदा बातचीत हुई, गुफ्तशनीद हुई। उसके बाद वापसी के फ़ौरन बाद ही ये हमले ईरान ने वहाँ पर किए। फिर बहर अहमर के जो वाक़यात हैं और फिर जो इस वक्त एक और बहुत जो एक अहम एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है इस पूरे वाक़ये में, बरह रास्त जंग से ताल्लुक़ तो नहीं है लेकिन इसका ताने ज़रूर उससे मिलते-जुलते नज़र आते हैं और वो है जो सऊदी अरब के लिए जो न्यूक्लियर डील साइन की गई जी थी और हाँ। फिर उसको एक नया रुख दिया गया वहाँ पर। तो मामलात जो हैं बहुत मुश्किल हैं और इस वक़्त ज़ाहिर है मुझ जैसे अमन पसंद लोग जो हैं खुद अमेरिका में वो मामलात कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कुछ इस वक़्त ये तो समझ में आता है कि ट्रम्प साहब ने उनको एक ऐसा एक्सक्यूज़ मिला
जब आयतुल्लाह खामेनाई शहीद की जो रसूमात जारी थी, आखिरी रसूमात, या उस वक़्त जो हमले किए गए सऊदी अरब और कतर के जहाज़ों पर, तो उसको बुनियाद बनाकर ये एक सिलसिला दोबारा शुरू किया गया सही। है। अमेरिका के हालात ज़ाहिर है कि इस वक़्त आज यहाँ पर लेकिन हैरत लेक, अंगेज़ बात। लेकिन जी, फैज़ल रहमान साहब, क्या जी आज भी फरमाइए। अमेरिका में अमेरिकी इंतज़ामिया पे, डोनाल्ड ट्रंप पे वही प्रेशर है जो आज से 1.5 महीना पहले था, या इस दफ़ा वो प्रेशर नहीं है जो आज से 1.5 महीने पहले था? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसी तरफ आ रहा था। जो जब फरवरी 28 में जब हमले शुरू हुए, तो आपने देखा कि एक तो तेल की कीमत फ़ौरन $120 बल्कि उससे भी तजावुज़ कर गई थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैकलैश शुरू हुआ, मुज़ाहरे भी शुरू हुए। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लगता ये है कि जो ट्रम्प साहब के लिए एक कम्फ़र्ट ज़ोन थोड़ा-सा पैदा हुआ है, वो बैकलैश नहीं है अमेरिका में इस वक़्त, जो कि आज से 4 साढ़े 4 महीने पहले यहाँ नज़र आ रहा था। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि जो आपने देखा कि जो मार्केट्स हैं यहाँ पर, जिस पर यहाँ का हर अमरीकी नज़र रखता है सुबह उठते ही, वो अच्छी तरह अभी भी अच्छी तरह से सही। परफ़ॉर्म कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस दफ़ा तेल की कीमतों में वो इज़ाफ़ा नहीं हुआ, जिसकी तवक्को की जा रही थी। अभी भी तक़रीबन चले 100 से तक पहुँच गया है, लेकिन वो हालत नहीं है जो आज से 4 साढ़े 4 महीने पहले थी। अच्छा, इसके अलावा जो इनको मिड टर्म इलेक्शंस में जो खतरात 2-4 थे, उनका सही। लोगों का ख़ुसूसन रिपब्लिकन क़यादत का ये ख़्याल था कि शायद डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस वक़्त बाज़ी ले जाएँगे। लेकिन अभी भी वो मामला बड़ा ही एक इफ़्फ़ी है, जैसे कहा जाता है कि जी वो हाँ। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ट्रम्प मिड टर्म्स इलेक्शन हार जाएँगे। क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक ख़ाना-जंगी सी जारी है। हुँ। उनकी अपनी नाअहली, नालायकी और फिर जो ममदानी जो इफ़ेक्ट है इस वक़्त जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, हुँ। उन्होंने एक नया सोशलिस्ट फैक्टर पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी में इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से एक बड़ी एक खलबली मची हुई है। तो नहीं, सही। मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है सदर ट्रम्प। और खुद ऑल्दो वो आप ये प्रेशर देखिए लगता है कि इज़राइल। अब बिल्ड जी, होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमरीकी जो तेल के ज़खायर हैं वो ये बताया जा रहा है कि पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो चुके हैं। उनके जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं उनमें कमी आना शुरू हो गई है। तो बिल्कुल, ये एक आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर भी अगले 7 दिन के अंदर अंदर जो है ठीक ठाक वहाँ पे हीट शायद इसकी महसूस की जाएगी, क्योंकि बाबुल मंदब भी बंद हो चुकी है और वहाँ से भी बहुत कम जो है वो मूवमेंट हो चुकी है। जॉर्ज सलीम साहब, इस दफ़ा जो इस सारी लड़ाई की बुनियादी वजह है वो बनी है जो समुद्री रास्ते से होने वाली ट्रेड है। उसको जो लाख खतरात थे, अमेरिका ये कह रहा है कि हम उसको दोबारा से बहाल करने के लिए ये सारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ईरान जो है वो कह रहा है हम अपना कंट्रोल जो है वो किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेंगे। अब तक ईरान उसी पे फाइट कर भी रहा है और अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ साथ बाब अल मंदब को भी जो है वो बंद कर दिया गया है अमलन, हर तरह की ट्रेड के लिए। दो दो जो है वो चाइनीज़ वहाँ से बहसेस गुजरी भी हैं जो सऊदी अरब से तेल लेकर। क्या समझते हैं ये लड़ाई का जो एक नया रुख है, ये कितना खतरनाक हो सकता है और ये लड़ाई कितनी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल। फैज़ साहब ने बहुत अच्छा अहाता किया सूरत हाल का, ख़ुसूसन जो अमेरिका में इस वक़्त पर्सपेक्टिव है। अब देखें, और आपने सही कहा, ये बिल्कुल ये उसी पे शुरू हुई थी क्लॉज़ 5 जो है एमओयू की, जिसमें आपने हुर्मुज़ का ज़िक्र था कि कैसे उसको इस इंटरिम पीरियड में वो कैसे मैनेज होगी। अच्छा, उसमें जानबूझ के इबहम रखा गया था। वो इसलिए रखा गया था कि अगर वो इबहम ना होता, तो फिर ये एमओयू साइन ही नहीं होना जी था। हाँ। तो उस वजह से बहाम था कि चलें, बिकॉज़ दोनों की पोज़ीशन बड़ी डाइवर्जेंट थी, तो उनको किसी तरह उनको करीब लाने के लिए ये बहाम रखा गया था। लेकिन उसी ने बाद में वो सारा मसला ख़राब कर दिया, ऐसा ही है। क्योंकि ईरान ने इंटरप्रेट किया उसको कि जी ये इस इंटरिम पीरियड में तो उसने कहा तो ये क्या था कि ईरान विल टेक ऑल एक्शंस टू इंश्योर जो है ना अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ शिपिंग। तो उसको ईरान ने कहा कि जी इसका मतलब ऑल एक्शन का मतलब है कि जी हम तो फिर इसको अपने डेजिग्नेटेड रूट से चलेंगे और वो हमारी इजाज़त से चलेंगे, बल्कि उन्होंने तो इंश्योरेंस की बात भी कर दी। लेकिन ये इस मुआहदे से पहले ही हो रहा था ईरान के अंदर, और मैं कहता रहा था इस पे कि वहाँ पे एक नैरेटिव बन गया था कि जी ये अब अपना हुर्मुज़ हमारी है, हमने ये जंग जीती है, इस पे हमारा कंट्रोल होगा। उन्होंने एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी भी बना दी थी। पार्लियामेंट ने बहुत से लॉ भी पास कर दिए थे। उन लॉ के तहत भी, उन लॉज़ के तहत भी ये अपना हुर्मुज़ अब उनके जो है ना ईरान की अमलदारी में आ गई थी। लेकिन ये तो फिर अपने तय था ना, दुनिया तो फिर इस तरह तस्लीम नहीं करती, उसमें तो इंटरनेशनल लॉ जी हाँ। है, यूएन क्लॉज़ है। ये ठीक है कि यूएन क्लॉज़ को ईरान ने रेटिफ़ाई नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया तो फिर दुनिया की शिपिंग जो है सारा फ्लो तो उसी पे चल रहा है ना। तो ये सूरत है, इसलिए अमेरिकन्स ने फिर उसको रेज़िस्ट किया जब ईरान ने जो शिप्स को अटैक करना शुरू किया।
खसूसन जब कतर और सऊदी की, और फिर उससे मामला बिगड़ते गए। अब हम किस नहज पे हैं? तो आज 13वां दिन है, अमेरिकन ने जो है ना बॉम्बिंग अनइंटरप्टेड लिटरली वो रोज कर रहे हैं, और जाहिर है जिस तरह आपने कहा उसका दायरा कार भी बढ़ रहा है। इसी तरह 13 दिनों में ईरान ने भी बहुत से हमले, और वो खलीजी ममालिक पे ही करते हैं, अमेरिकन बेसिस पे भी करते हैं, जी हाँ। लेकिन बेसिस से बाहर भी उन्होंने जिस तरह उन्होंने कुवैत में एक बिजली घर तबाह किया, एक डिसैलिनेशन प्लांट भी तबाह किया। जी हाँ। तो और अमेरिका ने अभी धमकी दी है कि अगर आपने अब किसी शिप पे अटैक किया, बल्कि अब तो उन्होंने कह दिया कि अगर हुतीस ने भी अटैक किया, हम उसका बदला फिर एक ब्रिज या एक बिजली घर या एक डिसैलिनेशन प्लांट ईरान में तबाह जी हाँ। करके उसका बदला लेंगे। लेकिन उसमें मसला ये है कि फिर ईरान ज़ाहिर है उसका बदला लेगा खलीजी ममालिक में कोई बिजली घर या कोई डिसैलिनेशन प्लांट तबाह करके। और खलीजी ममालिक जो है उनकी सूरत-ए-हाल बहुत ही नाज़ुक है, क्योंकि वो वहाँ का जो पानी है, जो जिसको मीठा पानी कहते हैं, वो तो सारा समुद्री पानी है, वहाँ पे कोई और ऐसे ज़खायर ऐसा ही नहीं है। है। तो सऊदी अरब जो है 50% रिलाय करता है डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, यूएई 80%, जो है कुवैत 90%, बहरीन 100%। तो वहाँ पे तो इस तरह की रिलायंस, और फिर बिजली की बात करें तो ज़ाहिर है वो सारे स्काई स्क्रेपर्स उन्होंने बना लिए हैं, इतनी गर्मी वहाँ पे जिस तरह मौसम है खुश्क और बहुत ही ज़्यादा गर्म, तो उसमें एयर कंडीशनिंग के बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है ना। ठीक। तो वो तो मतलब वो बिजली के बगैर तो उधर की निज़ाम दरम-बरम हो जाए सारा ज़िंदगी का। तो इसलिए वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अभी ये जो जंक्चर है, इसके बाद अगर इससे आगे बात चलती है, अभी तो एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन है फिर भी किसी हद तक, अगर इससे बात आगे चलती है तो फिर वो अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन के ज़ुमरे में दाखिल हो जाएगी, और वो बहुत ही खतरनाक होगा। जी हाँ। वो इनके लिए भी ज़ाहिर है कि ईरान के लिए भी, खलीजी ममालिक के लिए भी, और फिर जंग का दायरा-कार और फैल जाएगा। और दुनिया ये $100 आप अभी देख रहे हैं ना, ये ठीक है कि जी कीमत इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन कीमत जो है फिर भी देखें $72 से $100 पे तो गई है ना। ऐसे ही है। और वो अभी तो और इस जॉर्ज क्लीन अभी साहब, सिचुएशन लग ये रहा है बज़ाहिर के इस मरतबा, ज़ाहिर अभी तक तो जिस तरह आपने बात की, मेरी राय भी यही है कि ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन है। अगर ये मामला बढ़ता है, एक हफ्ता और चलती है ये लड़ाई, तो ये कीमतें तो बिल्कुल जो है ये स्पाइक कर जाएंगी, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी, शायद पिछली मरतबा से भी ज़्यादा। अगर ये अगर लड़ाई मजीद बढ़ती है तो पिछली बिल्कुल मरतबा से भी अगर कीमतें देखें शायद ज़्यादा ये ऊपर जाएंगी, बात, क्योंकि पिछली मरतबा सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद थी, अब की मरतबा बाब अल मंदब भी बंद हो रही है, यहाँ से 12% बिल्कुल, जो है वो ट्रेड गुजरती है पूरी दुनिया की। तो इस मरतबा जो बिल्कुल इफेक्ट है सही। वो ज़्यादा आएगा। बिल्कुल, और देखिए एक तीसरा पहलू भी है ना, जो खुद ही आपने भी उसको बयान किया, सही किया। जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स हैं मुल्कों के, जिस तरह अमेरिका के 400 मिलियन बैरल्स के थे, चीन के भी इतने ही बड़े हैं तकरीबन, जिस तरह दूसरे मुल्कों के, वो सारे भी इस वक़्त हम्म। एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। उनको भरने का वक़्त भी नहीं मिला इनको। तो देखें, ये अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ चीज़ें गईं, तो फिर ये 150 भी आप देखें, क्या ये 150 से 200 के बीच में ऐसा ही है। चली जाएँगी कीमतें। तो ये तो फिर एक जो है ना दुनिया में इक़्तिसादी बहरान फ़ौरी तौर पे आ जाएगा, एक एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, और फिर क्योंकि यहाँ से बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स भी आती हैं दुनिया की, उसका भी एक एग्जैक्टली। अच्छा खासा हिस्सा आता है, तो ज़राअत और एक फूड बाकी। क्राइसिस भी बन सकता है अगर वक़्त पे नहीं मिली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वक़्त जो है बहुत ही नाज़ुक एक क्रिटिकल जंक्चर है, जिसमें डिप्लोमेसी हो भी रही है। सही। इस वक़्त जब जैसे हम बात ही कर रहे हैं तो बड़ी इंटेंस डिप्लोमेसी चल रही है। देखिए अब्बास अराग़ची की मीटिंग जो है एससीओ की साइडलाइन्स पे इस वक़्त किससे हो रही हैं? चीन के वज़ीर ख़ारजा से, रशिया के वज़ीर ख़ारजा ऐसे से, ही। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, सबसे जो है ना, और वो जो मीटिंग्स है मैं समझता हूँ बड़ी क्रिटिकल है। क्योंकि ठीक। जो डिप्लोमेसी का रास्ता है वहीं से निकलेगा। चीन भी इस वक़्त चीन भी नहीं समझता कि, और चीन तो ऐसे ही है। पोज़ीशन चीन की बहुत वाज़ेह है कि आपने होर्मुज़ जो है किसी के कंट्रोल में नहीं जी होना हाँ। चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम तरीन इशू की बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा से जंग की शुरुआत की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, और आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान में, क्योंकि अब नया मैकेनिज्म मुतारफ़ करवाया गया था कि हफ्ते के बजाय अब रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा, और पिछले 4 दिनों के दौरान जो इजाफा हुआ है उसमें पेट्रोल 16 रुपये महंगा हो चुका है फी लीटर, और डीजल की कीमत में पिछले 4 दिनों में तकरीबन 50 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। इन कीमतों में एक अहम बात यह भी है कि पूरे खित्ते के अंदर, अफगानिस्तान हो या भारत हो, पाकिस्तान में कीमतें डीजल की सबसे ज़्यादा हैं, और इसकी बड़ी वजह लगने वाले जो टैक्सेस हैं हुकूमत की तरफ से वो हैं, इनकी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में। और ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आज जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो 100 जो है वो डॉलर फी बैरल तक पहुँच चुकी है, 70 से उठकर दोबारा से, तो ये 150 तक भी जा सकती है अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती अगले चंद हफ्तों के दौरान। इसी पर मज़ीद बात करें, प्राइम में ज्वाइन किया है फ़रूख सलीम साहब ने, मुआशी अमूर के माहिर हैं,
कि ये सूरत हाल अब कहाँ तक मजीद जा सकती है, पाकिस्तान के अंदर जो मैकेनिज्म है ये पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। फरूख सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं सबसे पहले तो जिस तरह से दोबारा से हम देख रहे हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, क्रूड की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, यही ट्रेंड जारी रहता है। चूँकि बाबुल मंदब भी अब जो है वो बंद हो चुकी है तकरीबन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद, तो यही इजाफे का ट्रेंड जारी रहता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो कीमतें फिर जो है वो आज से 3-4 महीने पहले वाली जो सूरत हाल थी 400-400 रुपये क्रॉस करने वाली, उसी तरफ चली जाएंगी। देखिए, मैं आज अफगानिस्तान की कीमतें चेक कर रहा था। वहाँ पे आज डीजल पाकिस्तानी रुपयों में कोई 313 रुपए फी लीटर है। अब अफगानिस्तान के पास कोई बंदरगाह भी नहीं है, उनके पास कोई अपनी रिफाइनरी भी नहीं है, जी हाँ। उनके पास डॉलर के ज़खायर भी नहीं है, उनके पास कोई IMF का सहारा भी नहीं है। हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास IMF का सहारा भी है, बंदरगाह भी अपनी है, रिफाइनरीज भी अपनी आधे दर्जन के करीब हैं। हमारे यहाँ ये कीमत 379 है, तो हमें 65 रुपए फी लीटर इजाफी डीजल की कीमत जो है वो अदा क्यों करनी पड़ रही। ये पिछले हफ्ते भर का आपने 4 दिनों का जिक्र किया। पाकिस्तान में तकरीबन 17 से 18% सिर्फ पिछले 5 या 6 दिनों में डीजल की कीमत में इजाफा आया है। जी हाँ। नेपाल में कोई कीमत नहीं बढ़ी, भारत में कोई कीमत नहीं बढ़ी, श्रीलंका में कोई कीमत नहीं बढ़ी। अफगानिस्तान मैंने आपको बताया कि वहाँ तकरीबन 1.4% कीमत जो है वो बढ़ी। पिछले 4 या 5 महीनों में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कीमतों के साथ हो रहा है और जो आलमी मंडी में हो रहा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आलमी मंडी के साथ पाकिस्तान की कीमतों का कतई कोई ताल्लुक नहीं। आलमी मंडी में 5% कीमतें बढ़ती हैं, पाकिस्तान में 10% बढ़ जाती हैं। आलमी मंडी में 10% कीमतें नीचे आती हैं, हमारे यहाँ 2 या 3% कीमतें नीचे आती हैं। इस पूरे खित्ते में आप देखिए कि पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ अफगानिस्तान में एक अफगानी के हिसाब से डीजल की कीमत बढ़ी है। बाकी ना नेपाल में कोई चेंज है, ना भारत में कोई तब्दीली है, ना बांग्लादेश में कोई तब्दीली है। अब बांग्लादेश भी अपना डीजल जो है वो वहीं से खरीदता है जहाँ से हम खरीदते हैं। उसका डीजल भी उसी स्टेट से गुजर के जाता है जहाँ से हमारा गुजर के आता है। बल्कि हमारे यहाँ जो इजाफी मामला है कि तकरीबन 60% डीजल की जो रिक्वायरमेंट है वो तो हम अपने सोर्सेज से, अपनी रिफाइनरी से खुद से बनाते हैं। जी हाँ। तो ये समझ से बाहर हो रही है। जो चीज़ समझ में आती है वो यही लगता है कि हुकूमत जो है उसने अब PSO को कन्वर्ट कर दिया है, एज अपना एक प्राइवेट बैंक बना दिया। यानी कि अपने अखराजात और अपने नुकसानात के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो पैसा रेज करना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू, और वो जो इजाफी पैसा इकट्ठा होगा उसमें ना तो नेशनल असेंबली की कोई हमें मंजूरी चाहिए, क्योंकि अगर आपने टैक्स लगाना है तो फिर नेशनल असेंबली की उसमें मंजूरी चाहिए होती है। अगर आपने टैक्स इकट्ठा किया तो फिर आपको बाकी सूबों के साथ शेयर भी करना पड़ता है। ऐसा ही तो है। वो यहाँ तो फरूख सलीम साहब जो पाकिस्तानी अवाम है वो FBR की नाकामियों की कीमत जो है ये इजाफी टैक्सों की सूरत में, लेवी की सूरत में अदा कर रहे हैं। इसमें कसूरवार हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं, लेकिन कीमत पाकिस्तानी अवाम को पे करनी पड़ती है। तो सर ये बताएं कि ये जो रोज़ वाला काम हुकूमत ने किया, आप तो हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से डेली 4 रुपये 5 रुपये कीमत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की भी, डीजल की भी। ये तो पाकिस्तानी अवाम को बड़ा महंगा पड़ा ये सौदा, ये रोज़ाना वाला जो है। पहले तो जब एकदम बढ़ती थी 30-35 रुपये तो पता लगता था, हुकूमत पे तनकीद होती थी। अब ये 4-4 5-5 रुपये करके तकलीफ तो वही है, लेकिन अवाम को ज़रा वो किस्तों में मरहलावार ये तकलीफ दी जा रही है, अजियत दी जा रही है। देखिए, रोजाना वाला मामला अगेन मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अब सोचिए कि टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या पहले पेट्रोल की कीमत का मालूम करेगा और उसके बाद एक नए किराए का तयन करेगा। अब आप देखते हैं सड़कों पे वो स्कूल वैन्स हैं, बच्चों को स्कूल लेके जाती हैं, वो वालिदैन से महीने का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब क्या वो रोजाना आएंगी, वालिदैन से रोजाना की निगोशिएशन होगी और फिर वो बच्चों को स्कूल लेके जाया करेंगी। अब फैमिली बजट जो है वो दुनिया भर में महीने के हिसाब से बनते हैं, क्योंकि तनख्वाहें महीने के महीने आती हैं। सही। अब यहाँ पे अगर आपकी तनख्वाह का 15 से 20% जो है वो जाना है पेट्रोल या डीजल की मद में,
तो फिर क्या रोजाना की बुनियाद पे फैमिली बैठेगी और एक नया बजट बनाया करेगी? सही। फिर इंतजामी तौर पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए 85% तेल हमारा तकरीबन जो है वो इम्पोर्टेड बाहर से आता है। कराची बंदरगाह है, वहाँ लैंड होता है, फिर रिफाइनरीज में जाता है, फिर वहाँ ठीक। से टैंकर्स में लोड होता है, फिर वहाँ से उसने खैबर पख्तूनख्वा भी जाना है, उसने ठीक। गिलगित बल्तिस्तान भी जाना है, उसने कोयटा भी पहुँचना है। ठीक। तो वो जिस दिन चलेगा उस दिन क्या कीमत होगी, सफ़र के दौरान क्या कीमत होगी, जब मंजिल पे पहुँचेगा तो क्या कीमत होगी। तो ये इंतज़ामी मामला भी समझ ठीक। से बाहर है। चलें, बहुत शुक्रिया फ़रूख सलीम साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का जो फ़ैसला है, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदे का सौदा साबित नहीं हुआ कि वही जो एक पाकिस्तानी अवाम को डोज़ मिलती थी हफ्ते बाद 50-60 रुपये के इजाफे की सूरत में, अब वो हफ्तावार जो होती थी, अब वो डेली बेसिस पे जो है वो 4-4, 5-5 रुपये करके ही पाकिस्तानी अवाम को जो है इस इजाफे की जो है वो अजियत में डाला जा रहा है। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज करदम BLA के दहशत गर्दों ने मस्तोंग में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में जज काकड़ और उनका पुलिस गन मैन मौका पर ही शहीद हो गए, जबकि एडिशनल सेशन जज तारिक लशारी शदीद जख्मी हुए। ये पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ एक सोचा समझा दहशत गर्दाना हमला और कानून की हुक्मरानी के लिए एक बराह रास्त चैलेंज है। जजों को निशाना बनाकर दहशत गर्दों ने इंसाफ के निज़ाम को खौफजदा करने की कोशिश की है। यह हमला इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत कोयटा की जानिब से बलोचिस्तान यकजहती कमेटी के रहनुमाओं मारंग बलोच और सिबकतुल्लाह शाजी को जुलाई 2024 के पुरतशद्दद गवादर एहतजाज के दौरान फ्रंटियर कोर के एहलकार शबीर अहमद के कत्ल में उनके किरदार पर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बमुश्किल 1 माह बाद हुआ है। मसूम हमले का वक्त मारंग बलोच के अदालती एहतसाब के खिलाफ इंतकामी हिकमत अमली का कभी इशारा देता है। हुकाम के मुताबिक इस हमले का मकसद वाज़ेह है कि कानून के नफाज की कीमत को बढ़ा दिया जाए और दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाले इदारों के अंदर खौफ पैदा किया जाए। ये वाकया PYC और BLA के बाहमी ताल्लुक का एक और सबूत करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अदालती इदारों को निशाना बनाना करदम TTP का एक कायमशुदा दहशत गर्दाना हरबा रहा है, जिसने इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में रुकावट डालने के लिए जजों, प्रोसिक्यूटर्स, वकला और अदालतों पर बार बार हमले किए हैं। अब BLA ने भी तेजी से यही तरीकाकार अपनाया है और माजी में भी जजों की टारगेट किलिंग इसके रिकॉर्ड में शामिल रही है। जजों के कत्ल के बाद दाइश खुरासान ने इस टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली और ये दावा हमले के चंद घंटों के अंदर ही सामने आया। जजों के इस कत्ल से सिर्फ एक दिन पहले BLA के दहशत गर्दों ने मस्तोंग में एक सिविलियन मुसाफिर बस को रोका। गाड़ी को रोकने का इशारा करने के बाद जब ड्राइवर ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 3 बेगुनाह मुसाफिर शहीद और 3 जख्मी हो गए। जजों की टारगेट किलिंग, सिविलियन मुसाफिरों का कत्ल, अवामी बुनियादी ढांचे की तबाही और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि मसूम BLA की दहशत गर्दी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बलोचिस्तान के वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएगा कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की जो हालिया लहर है उसमें जो जजेस को निशाना बनाया गया है, जज अब्दुल हकीम काकड़ शहीद हो गए, उनके साथ उनके गनमैन ने भी जाम शहादत नोश किया। ये जजेस को टारगेट करने का जो मामला है, इस पे अब तक की आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो क्या बताती हैं कि क्या मुहर्रकात थे इसके, क्या असल मामला था, क्या इसके पीछे क्या मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर भाई। जैसे आपको समर भाई पता है कि हुकूमत बलूचिस्तान और रियासत पाकिस्तान का शुरू दिन से यही मौक़िफ़ रहा है जी जी कि दहशत गर्दों का ना कोई मज़हब होता है, ना कोई इनका कोई कौम होता है। ये जो है हिंदुस्तान जैसे पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनकी सरपरस्ती में वो इनको फ़ाइनेंस करते हैं, इसराइल समेत, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इनके लिए कुल्लम कुल्ला दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ वो बैठे हुए हैं। तो शुरू से ही हमारा यही मौक़िफ़ था कि ये एक दहशत गर्दी है, लेकिन हमारे वो भाई जो बलूचिस्तान से बाहर बैठे हुए थे वो इसको एक रंग देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ये नाराज़ लोग हैं, नाराज़ बलोच हैं। तो शुरू में आपने देखा कि इन्होंने आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू किया, फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने निशाना बनाना शुरू किया, फिर हमारी तनसीबात को इन्होंने
जो है निशाना बनाना शुरू किया। 3 दिन पहले आपने देखा कि एक मुसाफिर बस जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, उन सबको शहीद किया गया। 2 दिन पहले अदलिया जो हमारा एक अहम सतून है, अहम पिलर है, जिससे ही एक आम आदमी को इंसाफ की तवक्को होती है, तो उस पर भी इन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाई की है। अभी ये जो है इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है ये चल रहा है। जब तक इसके हम एक नतीजे पर ना आए उस वक्त तक मेरे ख़्याल में बात करना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये जो आपको पता है BYC की लीडरशिप को जो सज़ाएं दी गई थी, उसके बाद इस तरह इन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनकी तरफ से कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसे पैगामात, कुछ ऐसे थ्रेट्स जजेस को मिल रहे थे कि अभी हम अदलिया पर खुदा न खास्ता या अदालतों पर और जजेस पर हमला करेंगे। और ज़रा अभी महीना भी नहीं हुआ इस सज़ा को जो BYC की लीडरशिप को दी गई थी, उसके अंदर अंदर ये अटैक हो जाना, क्या समझते हैं आपके ये जो एक एहतसाब का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उसे थ्रेटन करने की ये जो मूव है ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है? क्योंकि 2 जजेस निशाना इसका बने हैं, एक जो है वो शहीद हो गए, दूसरे शरीर ज़ख्मी हुए हैं, तो क्या करेंगे अब आगे? ज़ाहिर है जो जजेस की जो जजेस को थ्रेट्स हैं वो दहशतगर्दी के केसेस भी डील करते हैं, इनकी सिक्योरिटी के वाले से जो है कुछ जो एक्स्ट्रा इक़दाम करेंगे कि फेसलेस ट्रायल जो है उस तरफ जाया जाए, जो जिस पे जोर भी दिया जा रहा है काफ़ी अरसे से? देखिए, जिन मुल्कों में आप देखें, बहुत से मुल्कों में जहाँ दहशतगर्दी होती है और जहाँ दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, उनके लोग गिरफ़्तार होते हैं, फिर जब उनका ट्रायल होता है तो उसमें जजों की लाइफ को, जजों की फैमिलीज़ की लाइफ को थ्रेट्स होते हैं, तो इसलिए फेसलेस कोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी हमने इसलिए बनाए हैं ताकि एक फेयर ट्रायल हो, ट्रायल के बाद जो जज उसमें हो या जो भी हो उनकी ज़िंदगी सेफ रहे। और मज़ीद इक़दाम क्या आप उठा रहे हैं? एक तो ज़ाहिर है इस दहशतगर्दी की लपेट में पूरा हमारा माशरा है। ऐसा ही हमारी आम लोग, हमारे आम शहरी, हमारे फोर्सेस, हमारे तनसीबात, तो इसी तरह हमारे जजेस भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो दहशतगर्दों ने इन सब को टारगेट करने का फ़ैसला किया। रियासत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बनाना रियासत नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। जितने वारदात आप देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तादाद में जो वारदात वो करना चाहते थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए हमारे इदारों ने उनको रोका है। और अभी भी जजेस समेत पूरे माशरे को इस दहशतगर्दी से पाक करने के लिए बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है ज़ियारत का वाक़या हुआ, तो ज़ियारत में भी ऑपरेशन चल रहे हैं जहाँ हमारे पुलिस वालों को शहीद किया गया। शाबान में हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, वहाँ भी ऑपरेशन चल रहा है। और 4-5 दिन पहले इसी मकाम पर, जिधर हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जजेस को परसों शहीद किया गया, FC पर अटैक हुआ था, तो वहाँ भी एक ऑपरेशन कर्फ्यू नाफिज करके एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो जारी है। 3 बड़ी शाराएँ हैं, जिनमें से 2 तो जो है रिलेटिवली सिक्योर हैं, लेकिन ये जो कोयटा मस्तूंग जो है इस पे ज़्यादा जो है इश्यूज़ आ रहे हैं। इस सड़क पे सिक्योरिटी के वजह से कुछ जो है स्पेशल इक़दाम क्या नहीं उठाए जा सकते हैं कि स्पेशल यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ? कि ख़तरा तो अब हर किसी को है, एक तरफ आप ऑपरेशन भी कर रहे हैं, ज़रा उन लोगों ने हिट बैक तो करने की कोशिश करनी है। देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये शारा काफ़ी अरसे से गैर महफूज था, तो इसी चीज़ को महसूस करते हुए गवर्नमेंट ने इक़दाम उठाए हैं, जिससे परसों से खडकूचा एक इलाका है मस्तूंग का, कराची जाते हुए आता है, वहाँ कर्फ्यू नाफिज करके ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया है, ताकि ये रास्ता जहाँ भी गैर महफूज है इसको महफूज बनाया जा सके। ओवरऑल जो दहशतगर्दी की लहर है बलूचिस्तान के अंदर, उसमें जो कलदम BLA और जो कलदम TTP है, दोनों के इश्तराक से कितना ज़्यादा जो है इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है? देखें, पहले BLA, आज से 10-15 साल हम BLA को देखते थे तो वो नहते और पाकिस्तानियों, टीचर्स, इनकी टारगेट किलिंग किया करते थे। लेकिन जब से इन्होंने TTP और TTA और अफ़गानिस्तान में मौजूद दीगर दहशतगर्द तंजीमों से हाथ मिलाया और उनके साथ मिल गए हैं, तो इसी तरह इनका जो दहशतगर्दी का पैमाना है वो भी बढ़ गया है।
और ज़ाहिर है आपको जो है यहाँ पे गवर्नेंस भी बेहतर करनी होगी। एक तो शॉर्ट टर्म इकदाम हैं जो कि इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं पूरे बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म इकदाम की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जो गवर्नेंस के जो फेलियर्स हैं, जिसकी तरफ फील्ड मार्शल कहते भी हैं कि वो फिर हमें जवानों के खून से जो है वो फिल करने पड़ते हैं, उनका खून देकर, उनकी कुर्बानियाँ देकर। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए भी इकदाम जो है वो नागुज़ीर है बलूचिस्तान के अंदर। जो गुर्बत है वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर बन रही है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है इस दहशतगर्दी की लहर में। देखिए, मैं समझता हूँ गवर्नेंस के हवाले से इस गवर्नमेंट में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज खान बुगटी ने बहुत से कदम उठाए हैं, जिसमें AI के ज़रिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मेरिट के ज़रिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में स्कूल बंद थे, उन स्कूलों को खुलवाया गया है और उनकी जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा किया गया है, और हॉस्पिटल्स हमारे जो BHUs बंद थे। लेकिन ओवरऑल जो एक गुर्बत है सूबे के अंदर, उस गुर्बत को जब तक आप एड्रेस नहीं करते, शायद वक्ती आप ऑपरेशन कर लें, लेकिन जो रूट कॉजेज़ हैं वो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। गुर्बत पंजाब में भी पाई जाती है, गुर्बत सिंध में भी पाई जाती है, गुर्बत KP में भी पाई जाती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर हम पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे हकूक़ पामाल हो रहे हैं, तो हम किसी दुश्मन का टाउट बनकर और उसके कहने जब आगे फ्राम नहीं करता है, मुल्क बिल्कुल में आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ज़ाहिर है जो कॉजेज़ हैं वो एड्रेस करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब की, जिनका कहना है कि इक़दाम उठाए जा रहे हैं दहशतगर्दों के खात्मे के लिए। लॉन्ग टर्म इक़दाम भी हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, जिसमें पूरे सूबे के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है पूरी शिद्दत के साथ जारी और सारी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।